दोस्तों नमस्कार। ईरान पर क्या अमेरिका हमला करने की तैयारी कर चुका है? क्या इजराइल के भीतर सेना तैयार है? और मिडिल ईस्ट के भीतर कतर में जहां पर अल उबैद एयरबेस अमेरिका का है, वहां पर बड़ी तादाद में F-35 दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिकी टैंकर बॉम्बर सब तैयार हैं, लेकिन कोई हमला अभी होना नहीं चाहिए। मिलिट्री अटैक होल्ड पर है। उसके पीछे की वजह क्या है? क्या इस दौर में ईरान के भीतर की स्थितियां खामनेई के अनुकूल है? खामनेई के साथ चीन और रशिया जिस तर्ज पर खड़े हैं, क्या उसमें अमेरिका सीधे हमला करने से कतरा रहा है? या फिर ईरान के विदेश मंत्री जब खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि हम तो बातचीत के लिए भी तैयार हैं और जंग के लिए भी तैयार हैं, तो इन दो परिस्थितियों के बीच तख्ता पलट गायब हो चला है। लेकिन इन सब से हटकर इस वक्त व्हाइट हाउस की धड़कनें ईरान से कहीं ज्यादा अपने ही फैसलों को लेकर अटकी हुई है, क्योंकि चंद घंटों के बाद सुप्रीम कोर्ट वर्ल्ड टैरिफ पर फैसला देने वाला है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी दुनिया पर लागू किया है। अमेरिका के ही 12 स्टेट्स के कारोबारी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए पहुंचे और अब से चंद घंटों के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाला है। और इस फैसले को लेकर धड़कनें अमेरिकी राष्ट्रपति की कैसे बढ़ी हुई है, उनके द्वारा अब से कुछ मिनट पहले, जब हम ये बुलेटिन तैयार कर रहे हैं, तो कुछ मिनट पहले एक बयान जारी किया गया। उस बयान में लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट टैरिफ के खिलाफ अगर फैसला सुनाता है, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो फैसला किया टैरिफ को लेकर ग्लोबल, अगर उसके खिलाफ फैसला आता है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यह पता लगाने में कई साल लग जाएंगे कि किसे कब और कितना भुगतान करना है। हमें सैकड़ों अरब डॉलर चुकाने होंगे। यह एक बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी और इसे चुकाना असंभव सा होगा। तो क्या इसीलिए ईरान को लेकर इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति मिलिट्री अटैक की दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर परिस्थितियां ईरान के भीतर की इस वक्त बिल्कुल अलग है? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी रिपोर्ट अपने तौर पर CIA या मोसाद ने तैयार की, उसका पहला नियम तो यही था कि हमले की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। खुद ब खुद ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, खुद ब खुद ईरानी सड़क पर आएंगे, खुद ब खुद एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जिसमें खामनेई को देश छोड़ना पड़ेगा। वो चाहे पनाह रूस में ले या चीन में ले, लेकिन ईरान के भीतर जो स्वतंत्रता की आवाज इस वक्त उठ रही है, अब वो दबनी नहीं चाहिए। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुले तौर पर जब सोशल मीडिया में यह लिखा कि ईरानी देशभक्तों, प्रदर्शन जारी रखो और अपने संस्थानों पर कब्जा करो, हत्यारों और अत्याचार करने वालों के नाम याद कर लो, उन्हें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और उसके बाद उन्होंने और भी कई बातें सोशल मीडिया पर लिखी। लेकिन इसके ठीक समानांतर खामनेई ने अपने तौर पर उसी तरीके से ईरानियों को संबोधित करते हुए कह दिया कि दरअसल तुम्हारा हत्यारा अमेरिका और इजराइल है। और बकायदा जिस दिशा में बात चलती चली गई, उसमें ईरान पर हमला होता है तो सऊदी अरब और कतर ने भी इस दौर में कह दिया कि अगर हमला होगा तो उसके बाद जो पूरी ऑयल पॉलिटिक्स या ऑयल की जो थ्योरी है, यानी तेल को लेकर जो स्थिति दुनिया भर में है, वो एक झटके में बिगड़ जाएगी। यानी जो सवाल मिलिट्री कार्रवाई पर प्लान की तैयारी के साथ था कि सेना तैयार रहे, एक झटके में वो होल्ड पर क्यों आ गया? और इस परिस्थिति के बीच सबसे बड़ी बात जो नजर आ रही है, वह पारंपरिक सेना के समानांतर ईरान में जो IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, जिसकी तादाद 1.5 लाख से 3 लाख के बीच अलग अलग बताई जाती है, उसके पीछे वहां की सेना खड़ी है। जो अपने तौर पर प्लानिंग की गई थी, उसमें यह माना गया था कि जिस तरीके से 2011 में ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति बेन अली को देश छोड़ना पड़ गया, सेना ने क्योंकि प्रदर्शनकारियों की रक्षा करनी शुरू कर दी। और इसी परिस्थिति में याद कीजिए तो मिस्र के भीतर भी
हुस्ने मुबारक को भी इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि सेना ने उनका साथ नहीं दिया। जो अपने तौर पर रिपोर्ट तैयार की गई खुफिया रिपोर्ट ईरान के भीतर को लेकर कि भीतर और बाहर ईरान के अगर दबाव बढ़ेगा, भरोसेमंद नेतृत्व उभरेगा, तभी पतन की प्रक्रिया यानी खमेनेई के पतन की प्रक्रिया शुरू होगी और यह एक झटके में हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से ईरान के भीतर सुरक्षा बल खमेनेई के साथ खड़े हैं, अपने ही नागरिकों पर गोली चलाने के आदेशों का पालन कर रहे हैं और इन सब के बीच जो पूरी संचार व्यवस्था सरकार ने अपने हाथों में ले ली, संचार पर पाबंदी लगा दी, यानी सरकार जो जानकारी बाहर देना चाहती है ईरान के, वही जानकारी निकल कर आए, उससे हटकर कुछ भी नहीं आए। इन तीन परिस्थितियों के साथ साथ परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम तेज कर दिया गया। कोई समझौता नहीं करेंगे। इन सब के बीच ईरान की तरफ से जब 2 बार बातचीत का जिक्र किया गया तो बाकायदा खुफिया रिपोर्ट यह भी निकल कर आ गई, जिसको गार्जियन ने छापा भी और बताया भी कि दरअसल यह वक्त लेने का एक तरीका है जिसमें वो अपनी परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को और तेज कर दे। इसीलिए ईरान की बातचीत सिर्फ वक्त निकालने का एक दिखावावर है, लेकिन इसके समानांतर प्रदर्शनकारियों के पास कोई संगठित नेतृत्व इस दौर में पनप नहीं पाया। यानी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी सड़क पर है और जो जानकारी निकल कर आई वो 2500 मौत नहीं बल्कि 12,000 से ज्यादा मौत का जिक्र इस दौर में किया भी गया। और ये सारी चीजों के बीच अमेरिका के भीतर जो निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी हैं, उनसे ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने पिछले हफ्ते मुलाकात की, बातचीत भी की। लेकिन उसके बाद से जो रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई उसने बहुत साफ तौर पर बतलाया कि ईरान के भीतर अभी भी जो गवर्नेंस के तौर तरीके हैं, सेना की कार्रवाई है, प्रदर्शनकारियों को लेकर जो भी रुख है मौजूदा वक्त में ईरान की सत्ता का, वह उनके हाथ में है। और शायद इसीलिए यह बात उभर कर सामने आई नई अंतर्राष्ट्रीय खुफिया रिपोर्टों में कि दरअसल पुरानी सहयोगी सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति जो बशर अल असद थे, 2014 में वह खुद को मजबूत मानते थे। उस वक्त 2024 तक खुद को मजबूत मानते थे। उस वक्त चीन और रशिया उनके साथ था। लेकिन एक झटके में जब वहां पर विद्रोहियों ने हमला किया तो सब कुछ बदल गया और परिवार छोड़कर उन्हें रूस भागना पड़ा। यानी चीन रूस भी बचा नहीं पाए। कमोवेश इसी परिस्थिति में ईरान को लेकर पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई, लेकिन एक झटके में ईरान के भीतर के हालात अपने अपने तरीके से कैसे बदले, हमें लगता है दो चीजों को एक साथ देखिए। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जब ईरान के देशभक्त प्रदर्शनों को जारी रखने का उनसे ऐलान कर रहे हैं तो वो वहां का एक वीडियो भी जारी करते हैं साथ में कि देखिए इतनी बड़ी तादाद में ईरान की सड़कों पर लोग हैं। और दूसरी तरफ खमेनेई का मीडिया जो अपने तौर पर बतलाता है कि ईरानी जो नागरिक हैं, जो देशभक्त हैं, जो इस वक्त खुदा के खिलाफ नहीं है, वह भी एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि हमारे पक्ष में इस तरीके से लोग सड़कों पर हैं। दोनों को एक साथ देखिए तब स्थिति कुछ और साफ होगी। दरअसल इन दोनों परिस्थितियों को देखकर बकायदा वाशिंगटन पोस्ट हो, सीएनएन हो या गार्जियन हो, उन्होंने जो रिपोर्ट छापी वह संकेत बहुत साफ है कि ईरान के भीतर तख्ता पलट कर पाने की स्थिति में इस वक्त अमेरिका नहीं है। तो क्या युद्ध की दिशा में अमेरिका बढ़ जाएगा और अल उबैद एयरबेस पर जो अमेरिकी विमान इस वक्त तैयार दिखाई दे रहे हैं, क्या वो हमला कर देंगे? युद्ध की परिस्थिति और दूसरे तरफ अमेरिका के भीतर की आर्थिक परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला चंद घंटों बाद ग्लोबल टैरिफ को लेकर आने वाला है,
वह भी क्या परेशानी का सबब अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए हो सकता है? या फिर आने वाले चुनाव को लेकर और उससे ध्यान भटकाने को लेकर यह पूरे ईरान की घेराबंदी इसलिए तो नहीं की गई क्योंकि इस दौर में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू भी खामोश हैं। हालांकि वो इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि युद्ध रुका नहीं है, युद्ध थमा नहीं है, लेकिन इन रिपोर्ट्स के आधार की परिस्थितियों को अगर समझे तो अमेरिका ने इमरजेंसी अलर्ट अपने नागरिकों के लिए जारी कर दिया। इन सब के बीच आज भारत ने भी एक इमरजेंसी एडवाइजरी जारी कर दी और कहा कि जो भी भारतीय हो, चाहे वो छात्र हो, तीर्थयात्री हो, व्यापारी हो, पर्यटक हो, जो इस समय ईरान में हो, उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को सहेज कर रखना चाहिए। स्थितियां नाजुक है। यह परिस्थिति दरअसल बाहर के दबाव को तो बतला रही है क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या कहीं यूरोप के बाकी देश भी इस वक्त ईरान के खिलाफ खड़े हैं या कहें ट्रंप की पॉलिसीज के साथ खड़े हैं। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि जब गार्जियन यह रिपोर्ट देता है कि ईरान के भीतर लगभग 300 शवों को एक साथ आज दफनाने की तैयारी है, वह भी तेहरान यूनिवर्सिटी में 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को आज पब्लिक प्लेस पर फांसी देने की तैयारी है। उनके खिलाफ अब कोई ट्रायल नहीं चलेगा, परिवार के सदस्य सिर्फ 10 मिनट मिल सकते हैं। हिंसा भड़काने और ईश्वर के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप उन पर लगा है। यह सारी परिस्थितियों की रिपोर्ट के बीच ईरान इंटरनेशनल यह जानकारी देता है कि 12,000 से ज्यादा मौत इस वक्त हो चुकी है ईरान के भीतर की परिस्थितियों में। तब अगला सवाल है, क्या मिलिट्री एक्शन वाकई होल्ड पर है? खुद अमेरिकी राष्ट्रपति के पास जो रिपोर्ट थी कि सीरिया, मिस्र या ट्यूनीशिया की तर्ज पर ही ईरान के भीतर तख्ता पलट हो जाएगा, वो परिस्थिति बनी नहीं। या फिर इसके समानांतर अमेरिका के भीतर जो अब नया सवाल वेनेजुएला के बाद कोलंबिया, पनामा, क्यूबा को लेकर खड़ा हो रहा है और इन देशों से भी खुला विरोध हो रहा है। कनाडा खुले तौर पर विरोध कर रहा है, ग्रीनलैंड को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इन परिस्थितियों में क्या ईरान को लेकर जो अंदरूनी तौर पर अस्थिरता के बाद वहां के लोगों को राहत और तमाम चीज मुहैया कराने का जो जिक्र था, क्या उससे अमेरिका चूक गया है? हालांकि एक तरफ कतर में अमेरिकी जहाज तैयार हैं और दूसरी तरफ आज ट्रंप ईरान को लेकर यह कहने से चूके नहीं कि हम लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं और हम इन लोगों के लिए थोड़ी सी आजादी देखना चाहते हैं। यह लोग लंबे समय से नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने ईरान में निवेश किया था और उन्हें अपने निवेश से अच्छा मुनाफा हुआ था। वह एक बेहतरीन जगह थी, वहां के लोग बहुत अच्छे थे, यहां तक कि नेतृत्व भी अच्छा था, लेकिन अब वे नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा और जो इस वक्त का नजारा कतर के अमेरिकी एयरबेस पर है, दोनों को देखिए और सुनिए जरा। Ideally, you'd like to see it, but what we want to see is we don't want to see people killed, and we want to see a little bit of freedom for these people. These people have been living in hell for a long time. That used to be a hell of a country. I have friends that used to invest in Iran, and they did well with their investments. It was a great place. The people were great. Even the leadership was good. And now it's living in hell. Thank you very much. तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के प्रदर्शनकारियों की थोड़ी सी आजादी का जिक्र कर रहे हैं। कल वह दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों से कह रहे थे कि वह हत्यारों और अत्याचार करने वालों के नाम को याद रखें, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जब सत्ता पलट हो जाएगी। तो क्या एक व्यापक परिवर्तन है? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि इन सब के बीच ईरान में मौजूदा सत्ता के जरिए जो बयान सामने आ रहे हैं, वह सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू को लेकर हैं। अली लारिजानी, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख हैं, यह कहने से चूक नहीं रहे कि दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री ईरान के लोगों के हत्यारे हैं। और इन सब के बीच विदेश मंत्री आगराची
अमेरिका से कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत नहीं तो हम जंग के लिए तैयार हैं। और जब विदेश मंत्री का यह बयान सामने आया तो उसके बाद सऊदी अरब और कतर समेत जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, उन्होंने कहा कि जंग की परिस्थितियां एक बार फिर, जो पूरी इकोनॉमी है, तेल की इकोनॉमी जो है वो डगमगा जाएगी, यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तेल की कीमतों में भारी वृद्धि होगी और एक नई परिस्थिति में मिडिल ईस्ट युद्ध की दिशा में चला जाएगा। हालांकि ईरान के भीतर की तस्वीरें इस दौर में हिंसक परिस्थितियों को दिखला रही है, लेकिन यह स्थिति दोनों तरफ से है। शायद इसीलिए अब यह सवाल हो चुका है बड़ा कि क्या अब तख्ता पलट की सोच खत्म हो गई, या तो जंग कर ली जाए या फिर नए समझौतों की दिशा में कदम बढ़ाया जाए। और इस नए समझौतों की दिशा में क्या चीन और रशिया की भूमिका बड़ी होगी या मिडिल ईस्ट कंट्रियों की भूमिका अमेरिका को लेकर ईरान के साथ समझौते के टेबल पर लाने की होगी, और उसमें बड़ी भूमिका कतर निभा सकता है। वही कतर जहां के अमेरिकी सैनिक अड्डों पर इस वक्त F-35 तैयार हैं। इन तमाम परिस्थितियों में ईरान के भीतर की तस्वीर, और भारत ने भी इमरजेंसी एडवाइजरी तो जारी की है। तो जो ईरान के भीतर की तस्वीर है और भारत ने जो एडवाइजरी जारी की है, देख लीजिए। तीन बातों पर गौर करना होगा। पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ईरान के भीतर प्रदर्शनकारी जो लगातार उमड़ते चले गए, उसके पीछे अमेरिका है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आजादी को लेकर जो भरोसा उन्हें दिया, और प्रदर्शनकारियों की मौत की संख्या इस दौर में बढ़ती चली गई, तो अंदरूनी तौर पर तख्ता पलट तो मुश्किल है, तो क्या हमले की परिस्थिति अमेरिका निर्णय के तौर पर बना सकता है या नहीं बना सकता है? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है जो कि CIA या मोसाद यह सोचता रहा कि जिस तरीके से सीरिया में हुआ, मिस्र में हुआ, टूनेशिया में हुआ, उसी तरह से अंदरूनी तौर पर और बाहर तौर पर दोनों जगहों से अगर दबाव बन जाएगा तो खamenei को देश छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी ईरान की सेना खamenei के साथ है, और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं जिनकी तादाद 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में है, उनकी मौजूदगी इस वक्त प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जितनी क्रूर हो चली है, उसमें अमेरिका वहां कुछ कर नहीं पा रहा है। और तीसरा सवाल खुद ट्रंप की नीतियों से जुड़ा है, जिसको लेकर अमेरिका के भीतर इस वक्त व्हाइट हाउस की धड़कनें बढ़ी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ग्लोबल टैरिफ को लेकर क्या होता है, इस पर अब सबकी नजरें हैं। यह समझना होगा कि दरअसल ट्रंप ने जो इस कानून को लेकर आए, उसका नाम इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है, जो 1977 में बनाया गया था। और इसका मकसद उस समय था कि देश पर कोई गंभीर खतरा, जैसे युद्ध जैसी स्थिति या विदेशी दुश्मन से बड़ा आर्थिक खतरा या अंतर्राष्ट्रीय असाधारण संकट आ जाए, तो राष्ट्रपति के पास कुछ खास शक्तियां होती है जिसको वो बहाल कर सकता है। उसी के तहत ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए इस IEEPA एक्ट का सहारा लिया। सुप्रीम कोर्ट को यही फैसला करना है। और आखिरी सवाल यहीं पर है, अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप को यह ताकत दे देता है कि उनके ग्लोबल टैरिफ सही हैं, तो क्या उसके बाद जो मौजूद है कतर में इस वक्त दोहा में जो अमेरिकी सैनिक अड्डा है, वहां से क्या हमले की तैयारी शुरू हो जाएगी? यानी तख्ता पलट नहीं बल्कि जंग की परिस्थितियां एक बार फिर उस पूरे इलाके में बन जाएगी। लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ मिडिल ईस्ट के देशों के लिए
वह खतरा और मिडिल ईस्ट देशों का यह कहना कि अगर युद्ध होता है तो आर्थिक परिस्थितियां बहुत बुरी हो जाएगी और जिस दिशा में अमेरिका जा रहा है उस दिशा में अमेरिका को भी कितना लाभ होगा यह कहना मुश्किल है। और खास तौर से इजराइल की भूमिका मिडिल ईस्ट के देश बड़े संदिग्धपूर्ण तरीके से देख रहे हैं। इंतजार शायद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करना होगा। उसके बाद की परिस्थितियां क्या बनेंगी, वो युद्ध की बनेगी या बातचीत की बनेगी, क्योंकि तख्ता पलट का खेल तो गेम ओवर हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।